माननीय सदस्य डॉक्टर परमार जसवंत सिंह सालम सिंह। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। आज मैं इस सदन में मेरी 2 आईडीज के साथ खड़ा हूं। एक है इस सदन का सदस्य जो कि एक महान डेमोक्रेसी की जनता के प्रति उत्तरदायी है, और दूसरा एज ए डॉक्टर जिनको ह्यूमन बॉडी को और ह्यूमन कंडीशंस को एक साइंटिफिक राइगर और डीप कंपैशन के साथ देखने को सिखाया गया है। सर, इन दोनों आईडीज के साथ आज मैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ। सर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हर नागरिक के प्रति बहुत ही सेंसिटिव है, और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2019 में नर्तकी नटराज और 2021 में मजम्मा जोगती, ये दोनों ट्रांसजेंडर्स को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो इससे हमको इनके सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों का पता चलता है। सर, इस बिल पे आगे चर्चा करने से पहले 2-3 टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जिसको हमें सब जानना चाहिए। हमारे सभी सदस्य बहुत ही समृद्ध है अपने नॉलेज में, फिर भी इसमें कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो एट बर्थ वी कैन डिसाइड द सेक्स आइदर मेल और फीमेल। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फाइनल हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें मेल और फीमेल का डिफ्रेंसिएशन हमको मालूम नहीं होता है एज ए डॉक्टर, तो उसको इंटरसेक्स बोलते हैं। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, समाज में सामाजिक गतिविधियों में शामिल होता है और उसका बिहेवियर यूजुअली ग्रो होता है, उसके ग्रोथ के साथ उसमें चेंजेस भी आते हैं। तो यदि बच्चा एट बर्थ मेल को असाइन किया है और बड़ा होने के बाद वो मेल की तरह ही बिहेवियर करता है, तो उसे हम, या फीमेल की तरह, मतलब फीमेल असाइन किया हो वो फीमेल की तरह बिहेव करता है वो बच्चा, तो उसको हम सिस जेंडर बोलते हैं। और यदि बच्चा जन्म के वक्त मेल असाइन किया है और बड़ा होने के बाद यदि वो फीमेल की तरह बिहेव करता है, और यदि फीमेल के तरह, मतलब कि उसका जो सेक्स है वो डिटरमाइन किया गया हो एट बर्थ फीमेल है, और बड़ा होकर यदि उसमें मेल की भावनाएं आती है, मेल की तरह बिहेव करता है, तो हम उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस देश में हर ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट्स, डिग्निटी और ह्यूमैनिटी आज किसी सवाल के घेरे में नहीं है, वो किसी ट्रायल में भी नहीं है। आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि स्टेट को प्रोटेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो तो देना ही चाहिए, लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट को ये प्रोटेक्शन कैसे देना चाहिए और किसी को प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो हम द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, द बर्थ सर्टिफिकेट की ओर चलते हैं। सर, हर इंसान को मिलता है ये बर्थ सर्टिफिकेट। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक डॉक्टर उसकी एग्जामिनेशन करता है और सेक्स रिकॉर्ड करता है, मेल या फीमेल। ये एक फिजिकल, ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल फाइंडिंग है। डॉक्टर का प्रोफेशनल असेसमेंट एविडेंस के साथ साथ एक लीगल रिकॉर्ड बनता है। वो रिकॉर्ड उस सिटीजन के साथ हर स्कूल के एडमिशन के वक्त, हर पासपोर्ट में, हर गवर्नमेंट स्कीम में चलता है। ये भारत में एक लीगल आइडेंटिटी का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंटेशन है। अब सर, एक सवाल पर सोचिए, अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड डॉक्टर की फिजिकल वेरिफिकेशन से बनता था तो क्या ये रीजनेबल नहीं है कि उस रिकॉर्ड का रिवीजन के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्सपर्ट वेरिफिकेशन हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पर्सन की इनर एक्सपीरियंस गलत है, मैं उनकी फीलिंग्स को इनवैलिड नहीं कह रहा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं सबसे बेहतर जानता हूं कि आइडेंटिटी की ह्यूमन एक्सपीरियंस कितनी डीपली रियल और डीपली फेल्ट होती है, और उसको कंप्लीट रिस्पेक्ट मिलना भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब स्टेट की तरह एक्ट करता है, सर्टिफिकेट्स इश्यू करता है, लीगल राइट्स देता है, रिजर्वेशन और वेलफेयर बेनिफिट्स देता है, तो उसको वेरीफाइबल डोमेन में काम करना चाहिए। 2019 एक्ट में सेल्फ परस्यूड आइडेंटिटी कहा गया था, मैं उस सेंटिमेंट को समझता हूं। वो वर्ड्स गुड इंटेंशन से लिखे गए थे, लेकिन प्रैक्टिस में प्योर सेल्फ परस्यूड स्टैंडर्ड लीगल स्टेटस लीव्स द स्टेट्स विथ नो एंकर। एक अच्छे लॉ में एक हार्ट और स्पाइन दोनों होने चाहिए। 2019 डेफिनेशन में हार्ट था, लेकिन ये जो अमेंडमेंट अभी हम ला रहे हैं उसको स्पाइन मिलती है। अब आते हैं कि सर, मैं इस पॉइंट पे बहुत क्लियर होना चाहता हूं,
ताकि मेरा सपोर्ट इस बिल के लिए गलत न समझा जाए। एक पर्सन खुद के बारे में कैसे फील करता है, वो अपने दिल में, अपने कम्युनिटी में, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के बीच कौन है, वो पर्सनल ट्रूथ, कल्चरल और लिव्ड एक्सपीरियंस का मामला है। इस देश का लेजिस्लेचर उस पर्सनल और सोशल स्फीयर में कोई बिजनेस नहीं रख सकता। कोई बिल, कोई एक्ट, कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कभी किसी को अंदर से बता नहीं सकता कि वो कौन है। अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल रिलेशन में, ड्रेसिंग सेंस में या बोलचाल या प्रेजेंट करने के तरीके में जेंडर फ्लूइड या नॉन बाइनरी आइडेंटिफाई करता है तो वो उसका इनएलियनेबल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन उस स्पेस को एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट करता है और इस हाउस को प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां इंडिविजुअल फ्रीडम को चेरिश किया जाता है सर। लेकिन जैसे ही वही पर्सन गवर्नमेंट काउंटर पर जाकर कहता है कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, रिजर्व्ड सीट चाहिए, ट्रांसजेंडर पर्सन होने के बेसिस पर वेलफेयर बेनिफिट चाहिए, तो वो पर्सनल डोमेन से पब्लिक एग्जीक्यूटिव डोमेन में स्टेप अप कर जाता है। उस डोमेन में रूल्स चेंज हो जाते हैं। स्टेट अब सिर्फ उसके वर्ड पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, न कि उसकी सिंसियरिटी पर डाउट है, बल्कि इसलिए कि बेनिफिट्स का सिस्टम एक फाइनाइट रिसोर्स है जो टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए ही है, जो उसको फेयरली एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी है। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी हैंडल ऑल बेनिफिट्स। ये डिबेट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। अर्ली 2026 तक 30 कंट्रीज ने प्योर सेल्फ डिक्लेरेशन लॉ फॉर जेंडर रिकॉग्निशन बना लिया है। हम उनकी चॉइस का रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही बहुत से दूसरे कंट्रीज जैसे यूके, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया और चाइना अब भी मेडिकल इवैल्यूएशन मांगते हैं। हम उनकी चॉइस का भी रिस्पेक्ट करते हैं। सर, मैं इसे एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहता हूं जो हर मेंबर के समझ में आएगा। जब कोई सिटीजन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन क्लेम करता है तो क्या हम उसके वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं, हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ड्यू इंक्वायरी के बाद कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। जब कोई बीपीएल मांगता है हम इनकम वेरीफाई करते हैं। जब कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट मांगता है हम मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट मांगते हैं। इंडिया की हर टारगेटेड वेलफेयर स्कीम इस प्रिंसिपल पर चलती है कि क्वालिफायर को वेरीफाई होना जरूरी है। क्लेमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं, बल्कि बेनिफिट के पर्पस के रिस्पेक्ट में। यही लॉजिक यहाँ भी लगता है। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस, रिजर्वेशन और एंटाइटलमेंट देता है। अगर ट्रांसजेंडर पर्सन होने का क्वालिफायर अनवेरिएबल है तो बेनिफिट्स एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। जेन्युइन बेनिफिशियरी छूट सकते हैं और स्कीम का मिसयूज हो सकता है। ये थियोरेटिकल फियर नहीं है। बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में खुद ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज रिकॉर्ड किए गए हैं। इस बिल में प्रपोज मेडिकल बोर्ड कोई बैरियर नहीं है, वो एक ब्रिज है। पर्सन की लिव्ड रियलिटी और स्टेट की फॉर्मल रिकॉग्निशन के बीच का ब्रिज है। ये बिल्कुल उसी प्रोसेस का मिरर है जिसे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बना था। सर, इस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन है। 2019 एक्ट में जेंडर क्वियर और सेल्फ परस्यूड सेक्सुअल आइडेंटिटीज वाले पर्सन को इंक्लूड किया गया था। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इनको लीगल डेफिनेशन से हटाना एक्चुअली राइट और रिस्पेक्टफुल क्यों है। जेंडर फ्लूइड या जेंडर क्वियर एक डीपली पर्सनल इंटरनल एक्सपीरियंस है। वो थॉट्स, फीलिंग और सेल्फ परसेप्शन के रियल में रहता है। डॉक्टर होने के नाते मैं पूछता हूँ, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी थॉट को कैसे वेरीफाई करेगा? मेडिकल बोर्ड फीलिंग को कैसे क्लेरिफाई करेगा? नहीं कर सकता। लीगल डेफिनेशन में मैं ऐसे कैटेगरीज इंक्लूड करना एक क्रूअल पैराडॉक्स क्रिएट करता है। आपको राइट का प्रॉमिस दिया जाता है लेकिन क्लेम करने का मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये इंक्लूजन नहीं, फॉल्स प्रॉमिस है सर। ये अमेंडमेंट ऑनेस्ट है। ये कहता है जो आइडेंटिटीज इंटरनल, पर्सनल और कल्चरल, उनको हम फुल रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन स्टेट का सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म उसको क्लेरिफाई नहीं कर सकता जो सर्टिफिकेबल नहीं है। सर, टेक्निकली अच्छा बोल रहे हैं सर। कंटिन्यू करें। हाँ, मैंने बोलने का है। मेरा नई डेफिनेशन में क्या इंक्लूड गया है? पहली बार हमारे लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में हम फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पर्सन विद कंजेनाइटल वेरिएशंस इन सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल वेरिएशंस जो क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, गोनाडल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल जेनेटिक में है, जो बर्थ से है और इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर है। ये डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया सर। ये सिटीजन्स डिकेड्स से लीगल नो मैंस लैंड में जी रहे थे। ये बिल उनको लीगल होम देता है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है सर। डेफिनेशन में हमारे किन्नर, हिजराज,
अरावनीज, जोगता कम्युनिटीज को भी एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया गया है। इंडियन सोसाइटी की सबसे एंशियंट और रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज है। ये कम्युनिटीज सबसे सीवियर एक्सक्लूजन फेस करते हैं। ये बिल उनको प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के सेंटर में रखता है। सर, पुराने एक्ट में ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 2 साल था, सेम एज माइनर ट्रैफिक ऑफेंस। इस बिल ने इसे कंप्लीटली चेंज कर दिया है। जो कोई एडल्ट को किडनैप करे, म्यूटिलेट करे, इमेस्कुलेट करे या केमिकली ऑल्टर करे ताकि फोर्सिबली ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी थोपे, तो उसके लिए मिनिमम 10 ईयर्स की सजा या उम्र कैद तक बढ़ाई गई है। अगर इसी ऑफेंस चाइल्ड के अगेंस्ट किया संक्षिप्त करिए। तो उम्र कैद की जा सकती है, उनको दी जा सकती है। सर, वेरिफिकेशन इज नॉट ए डिनायल, बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विथ समथिंग। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं एक सिंपल थॉट से खत्म करना चाहता हूं जो सब कुछ जोड़ता है। एक डॉक्टर जो न्यूबॉर्न की एग्जामिनेशन करके बर्थ सर्टिफिकेट मेल रिकॉर्ड करता है, वो कोई मोरल जजमेंट नहीं लगा रहा, वो एक वेरीफाइबल प्रोफेशनल एक्ट कर रहा है जो लीगल रिकॉर्ड बनता है। मेडिकल बोर्ड जो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेंट की एग्जामिनेशन करता है, वो बिल्कुल वही कर रहा है। ये बिल किसी के ये नहीं बताता कि वो कौन है। एक सेकंड सर, ये किसी के घर, दिल या कम्युनिटी में एंटर नहीं करता। ये सिर्फ इतना मांगता है कि जब स्टेट के बेनिफिट्स, राइट्स और प्रोटेक्शन की मशीनरी इन्वोक की जाए तो उसके लिए वेरीफाइबल बेसिस होना चाहिए, जैसे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। बहुत थैंक यू। माननीय सदस्य, अल्टीमेटली आई कंक्लूड विथ सपोर्ट टू दिस बिल। थैंक यू सर। जय हिंद। माननीय सदस्य श्रीमती प्रियंका